हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दोनों क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के हैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का चैप्टर 3, जिसका नाम है विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। सारे के सारे बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को इग्नोर नहीं करना, आंसर का यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। सबसे पहला समझिए कि विशिष्ट चालकता क्या होता है। ये किसी पदार्थ के यानी किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध का विद्युतक्रम को क्या कहते हैं, उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक के पदार्थ जो होता है उसके विशिष्ट प्रतिरोध के विद्युतक्रम को क्या कहते हैं, उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। विशिष्ट चालकता को किससे? सिग्मा से सूचित किया जाता है। लेकिन आपको यूनिट पूछ रहा है विशिष्ट चालकता का, यानी इकाई पूछ रहा है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ओम पर सेंटीमीटर, दूसरा है आपका ऑप्शन ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन आपका पर ओम पर सेंटीमीटर और लास्ट ऑप्शन है पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसका करेक्ट आंसर चूज करना है आपको। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी पर ओम पर सेंटीमीटर, यानी विशिष्ट चालकता का जो यूनिट होता है वो होता है ऑप्शन सी यानी पर ओम पर सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। इसी तरह पहला क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन की ओर। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? यानी अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किस पर निर्भर करेगा? पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है परमाणु द्रव्यमान, दूसरा है आपका ऑप्शन समतुल्य द्रव्यमान, तीसरा है आपका अनुद्रव्यमान, चौथा सेकेंडरी द्रव्यमान। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि अभिक्रिया का दर उसका जो रेट होगा किस पर निर्भर करेगा। देखिए, इसलिए जो निर्भर करता है अभिक्रिया का जो रेट यानी रिएक्शन का जो रेट निर्भर करता है वो यानी परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर? परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दूसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपको करा के सिल्वर नाइट्रेट के घोल 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, वो क्या होगी? कितना एम्पियर की जरूरत होगी? पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 1 एम्पियर, दूसरा आपका 1 कूलम, तीसरा आपका 1 फैराडे और चौथा है 2 एम्पियर। तीसरा नंबर आपको क्वेश्चन जो आंसर होगा वो आपको बताना है। ये यानी जो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से जो 108 ग्राम जो सिल्वर मुक्त करने के लिए जितने भी आवश्यकता पड़ेगी विद्युत धारा की, वो आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1 कूलम। कितना? 1 कूलम। कितना हुआ आंसर? 1 कूलम होगा। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते चौथा क्वेश्चन की ओर। ये आपको कह रहा है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है, यानी कैथोड एनोड पढ़ेगा। एनोड होता है और कैथोड होता है। किसमें? विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, अवकरण होता है, विघटन होता है या फिर जल का अपघटन होता है। क्या होता है कैथोड पर जब विद्युत अपघटन की क्रिया डन होती है, यानी जब विद्युत अपघटन की क्रिया होती है तो कैथोड पर क्या होता है वो आपको पूछा जा रहा है। देखिए, कैथोड पर जो होता है वो होता है विघटन, यानी जो होता है विद्युत अपघटन की क्रिया जो होती है, विद्युत अपघटन की क्रिया के समय कैथोड पर कौन सा क्रिया होता है? विघटन का क्रिया होता है। इस तरह से चारवां क्वेश्चन का यानी जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी यानी विघटन सही। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा सेल चेंज करता है, बदल देता है? पहला आपको ऑप्शन दिया जा रहा है सेल पारा सेल, दूसरा है डेनियल सेल, तीसरा है ईंधन सेल और चौथा है लेड संचय सेल। लेकिन ये आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। देखिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग को इग्नोर नहीं करना है और सारे के सारे को नोट करते हुए जाना है, याद रखने की कोशिश करना है। ठीक है, अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या करता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी विद्युत ऊर्जा में चेंजिंग कर देता है। कौन? ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को। यानी हो गया पांचवा नंबर को कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं छठा नंबर की ओर। छठा नंबर कह रहा है कि आपको निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अथवा अवस्था प्रदर्शित करता है? सर्वाधिक यानी सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीकरण स्टेट कौन सा प्रदर्शित करता है, कौन करता है वो आपको बताना है। पहला है आपका Sc, दूसरा है आपका Fe, तीसरा है आपका Zn और चौथा है मैग्नीज यानी Mn। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है। छठा आपको क्वेश्चन यही कर रहा है कि सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक जो ऑक्सीकरण जो अवस्था प्रदर्शित करेगा, शो करेगा, वो कौन करेगा वो आपको बताना है। देखिए, जो सर्वाधिक जो ऑक्सीकरण जो प्रदर्शित करता है वो करता है मैग्नीज यानी Mn। कौन करता है? मैग्नीज करता है। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है,
यानी सेकेंडरी सेल कौन सा है, द्वितीयक सेल आपको पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपको दे रहा है लेग्रांजे सेल, दूसरा है लेड स्टोरेज बैटरी, तीसरा है सांद्रण सेल और चौथा है इनमें से सभी। यानी सेकेंडरी सेल कौन सा है वो आपको चूज करके निकालना है। सातवां क्वेश्चन यही आपको करा कि सेकेंडरी सेल को चूज कीजिए कि इसमें से कौन सेकेंडरी सेल है यानी द्वितीयक सेल है। देखिए इसका जो द्वितीयक सेल है वो यह है लेड स्टोरेज बैटरी। यानी लेड स्टोरेज बैटरी क्या है, सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक सेल का एक उदाहरण है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन की ओर। यह करा कि किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। चार धातु का ऑप्शन दिया जा रहा है। लिथियम है आपका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है के यानी पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन है सोडियम और चौथा है सीजियम यानी CS। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है कि आठवां नंबर आपको क्वेश्चन कर रहा है कि आयनन ऊर्जा जो होगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा वो आपको बताना है। देखिए इसका जो आयनन ऊर्जा जो सबसे ज्यादा होगा वो होगा लिथियम का। किसका, लिथियम का। ये कौन सा धातु है, लिथियम। यानी लिथियम को आप चाकू से काट भी सकते हैं। ठीक है, किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम होगा, सबसे कम किसका होगा, लिथियम का होगा। आठवां क्वेश्चन कवर हो गया। नौवां क्वेश्चन आपको करा है कि निम्न में कौन लैंथेनॉइड अनुचुंबकीय है। लैंथेनॉइड अनुचुंबकीय कौन सा है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है Ce+4, दूसरा है आपका Yb+2, तीसरा है आपका Eu+2 और लास्ट है Lu+2। लेकिन लैंथेनॉइड अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है वो आपको चूज करना है। देखिए नौवां क्वेश्चन आपको आंसर जो होगा वो होगा आपका Lu2+2। Lu2+ यानी Lu2+ क्या है, लैंथेनॉइड अनुचुंबकीय एक है, यानी एक Lu2+ क्या है, लैंथेनॉइड अनुचुंबकीय पदार्थ है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। यह करा है कि निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है। देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है सोडियम का, दूसरा है आपका एल्यूमिनियम का, तीसरा है आपका कैल्शियम का, चौथा है आपका अर्जेंटीना का यानी ये सिल्वर का। ठीक है, Ag का। ये आपका करेक्ट आंसर चूज करना है। 10वां नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जाता है, यानी धातु का जो रिसीव किया जाता है यानी मेटल जो प्राप्त किया जाता है किस में से किया जाता है। पहला आपको दिया जा रहा है ऑप्शन सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और सिल्वर। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेडियम, सोडियम यानी Na सोडियम, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, सोडियम से क्या किया जाता है, धातु प्राप्त किया जाता है, यानी जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है। किसमें, सोडियम के में। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन में। निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है। निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है। पहला ऑप्शन आपका F-, दूसरा है Cl-, तीसरा है Br- और चौथा I- यानी आयोडीन माइनस। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक यानी सबसे ज्यादा मतलब औपचायक जो होता है अपचायक वो सबसे मजबूत प्रबल कौन सा होगा वो आपको बताना है। देखिए सबसे जो मजबूत होता है वो होता है F- यानी कौन होगा, F- यानी फ्लोरीन माइनस। कौन सा होगा, प्रबल औपचायक फ्लोरीन माइनस, F-। 11वां क्वेश्चन कवर हो गया। 12वां क्वेश्चन आपको कहा है कि सेल स्थिरांक की इकाई है। सेल स्थिरांक की जो इकाई है, यूनिट है, वो आपको पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपका है पर ओम, दूसरा है आपका पर ओम पर सेंटीमीटर, तीसरा है आपका पर सेंटीमीटर और चौथा है ओम सेंटीमीटर। लेकिन इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। सेल स्थिरांक की इकाई होती है, सेल स्थिरांक की यूनिट होता है, वो जो होता है वो आपका होता है पर ओम पर सेंटीमीटर। क्या होता है, पर ओम पर सेंटीमीटर। इसी तरह 12वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इसमें से कुछ न्यूमेरिकल से भी, अगर आप लोग को न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करने के लिए चाहिए, सॉल्व नहीं आता हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊंगा, मतलब न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे सब ये किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। अगर यहाँ हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन में ही क्या 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। ठीक है, जिसके कारण मतलब एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 मिनट का टाइम लग जाए तो समझ सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को या फिर 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग का टाइम जो है कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मतलब कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग को चाहिए कि इसका मतलब एक तरह से सॉल्यूशन कीजिए, कैसा इसका सेल इस तरह का यूनिट जो आता है, तो इसका यूनिट जो आया पर ओम पर सेंटीमीटर, इसका कैसे आया 12वां का। ठीक है, ये इसको जो सेल स्थिरांक का जो इसका होता है सबसे पहले इसका फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब यूनिट निकाला जाता है। ठीक है, अब 13वां क्वेश्चन आपको करा कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम रूल जो है फैराडे का, वो रूल दिए थे जो फैराडे साहब विद्युत अपघटन का जो रूल दिए थे निम्न में से किससे संबंधित है वो आपको पूछना है, ये बताना। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है धनायन की गति से, दूसरा है धनायन के परमाणु भार से, तीसरा है ऋणायन की गति से, चौथा है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। वही आपको पूछा जा रहा है।
13वां क्वेश्चन आपको क्या करा कि फैराडे जो साहब जो नियम दिए थे विद्युत अपघटन का जो नियम दिए थे वो नियम किसके संबंधित है, किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन आपका है वो धनायन की गति, धनायन के परमाणु भार, धनायन ऋणायन की गति या फिर इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार। 13वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऋणायन की गति। किस पर निर्भर करता है, ऋणायन की गति, यानी किससे संबंधित है, ऋणायन की गति से संबंधित है। फैराडे का साहब, फैराडे जो साहब एक जो नियम दिए थे विद्युत अपघटन का नियम दिए थे वो किससे संबंधित है, ऋणायन की गति से संबंधित है। यानी 13वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। ये करा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है जो अत्यधिक शुद्ध जल उत्पन्न करता है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन सतह से आवेशित अवशोषित ऑक्सीजन निकालता है, या फिर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है जो अत्यधिक शुद्ध जल उत्पन्न करता है, या फिर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, यानी वोल्टेज उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉन सतह से अवशोषित ऑक्सीजन निकालता है, या फिर ऊष्मा उत्पन्न करता है। करेक्ट आंसर चूज करना। करेक्ट आंसर 14वां नंबर का कौन सा होगा, वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी ऊष्मा उत्पन्न करता है, हीट उत्पन्न करता है। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। ये आपको करा कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, दोगुनी हो जाती है। यानी तापमान में हीट में अगर बढ़ोतरी करेंगे तो उसके साथ साथ धातु की जो चालकता होगी, कंडक्टिविटी होगी, वो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कोई चेंज नहीं होगा, या फिर दोगुना हो जाएगा, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये जो होगा वो होगा आपका दोगुना हो जाएगा। कब हो जाएगा, दोगुना, यानी तापमान में अगर वृद्धि करेंगे किसी चालकता को, उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। ये करा है कि चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित से किस पर संबंधित है। पहला ऑप्शन आपका दिया जा रहा है सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सी बराबर आर, सी बराबर 1/r, सी बराबर आई आर। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है आपको। करेक्ट आंसर चूज करना है कि चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित से किस प्रकार संबंधित है, कैसे संबंधित है, वो लोग के बीच कैसा संबंध है, या फिर डायरेक्टली संबंध है, यानी फिर या फिर बराबर, यानी सी बराबर आर, यानी या फिर सी बाई 1/r, यानी व्युत्क्रम कर्मानुपाती, यानी एक तरह से ये जो होता है वित्त कर्मानुपाती सी बराबर 1/r, यानी आर का मान बढ़ेगा तो इसमें सी का मान घटेगा, सी का मान बढ़ेगा तो आर का मान घटेगा, यही होता है सी। ऑप्शन सी आपको यही बता रहा है। आपका लास्ट ऑप्शन है सी बराबर आई आर, लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है 16वां नंबर का। लेकिन करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी बराबर आई आर, यानी क्या होगा, चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित से किस प्रकार संबंधित है, ये वाला संबंध है उसके बीच। ठीक है, सी बराबर आई आर। इसी तरह 16वां क्वेश्चन कवर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन एवं और मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, कहते हैं वह उपकरण वह युक्ति जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन के ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो क्या कहते हैं उसको। पहला ऑप्शन आपका दिया जा रहा है डायनेमो, दूसरा आपका ऑप्शन NICD सेल, तीसरा है आपका ईंधन सेल, चौथा है इलेक्ट्रोलाइट सेल। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना 17वां नंबर का। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका NICD सेल। NICD सेल क्या करता है कि हाइड्रोजन और मीथेन के दहन का जो ऊर्जा होता है उसको सीधा डायरेक्टली क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, NICD सेल। इस तरह से 17वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम क्या है। फैराडे साहब जो दूसरा जो नियम दिए थे विद्युत विच्छेदन का, उसका नियम किससे संबंधित है। पहला आपका ऑप्शन दिया जा रहा है धनायन के परमाणु संख्या से, दूसरा है आपका विद्युत के समतुल्य भार से, तीसरा है ऋणायन के परमाणु संख्या से, चौथा है धनायन के वेग से। वही आपको पूछा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका धनायन के वेग से, यानी धनायन के वेग से संबंधित है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम। ठीक है, इसी तरह से 18वां क्वेश्चन कवर हो गया कि फैराडे साहब जो दूसरा नियम देते हैं विद्युत विच्छेदन का, वह किससे संबंधित है, धनायन के वेग से संबंधित है, यानी वेलोसिटी से संबंधित है। 18वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन की ओर। यह आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक है। कौन सा आयनिक यौगिक है, अल्कोहल एक आयनिक यौगिक है, हाइड्रोजन एक आयनिक यौगिक है, शक्कर या फिर सोडियम नाइट्रेट। करेक्ट आंसर चूज करना आपको। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा 19वां नंबर का, वही आपको चूज करना। अल्कोहल क्या है, एक आयनिक यौगिक है। अल्कोहल क्या है, एक आयनिक यौगिक है। इस तरह से 19वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब 20वां क्वेश्चन है कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद तथा एवं ऋणोद, यानी एनोड और ये जो होता है कैथोड पर प्रतिफल प्राप्त होगा, यानी
जो होता है कि जब सोडियम फ्लोराइड के जलीय विलयन यानी जलीय घोल जो होता है विद्युत विच्छेदन अगर कर देंगे, उसके विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद और ऋणोद पर जो प्राप्त प्रतिफल होगा वो कौन सा होगा, F2Na होगा या फिर F2H2 होगा, O2NO होगा या फिर O2H2 होगा। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना आपको। देखिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन सी यानी O2N2 होगा। O2NO होगा, क्या होगा O2Na, यानी धनोद पर O2 होगा और ऋणोद पर क्या होगा NO होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन हो गया 20 टोटल, सबके सब इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप लोग इग्नोर नहीं करना। ये तीसरा चैप्टर यानी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग क्या किए, क्वेश्चन कवर किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन कवर किया 20 क्वेश्चन, टोटल कितना 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी विद्युत रसायन का कवर किए, सारे के सारे इंपॉर्टेंस है। और इसी टाइप के बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं ज़्यादा, मतलब यही सारे से पूछे जाते हैं, बराबर सवाल नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, आप लोग इग्नोर नहीं करना, सारे के सारे को नोट पढ़ते हुए जाना। अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको टफ लगेगा। ठीक है, अगर जो पढ़ के जाते हैं तो उनके लिए बहुत आसान होता है, जो नहीं पढ़ता है तो उनको थोड़ा सा ही अगर सवाल कर दिया जाए, नीचे लेवल का ही अगर उनको सवाल दे दिया जाए तो उनको भी टफ लगेगा, उनको जो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।